तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इस यूनिट में बेसिकली हमको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखना है, दैट इज गैसेस का प्रेशर और रेडिएशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, मार्क पर्सपेक्टिव से अगर देखें इस यूनिट को तो काफी सिंपल यूनिट है और रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गैस है ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस मतलब हमको गैसेस की स्टडी करनी है। अभी गैस मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है दे आर फ्रीली मूव हियर एंड देयर। गैस को ना शेप रहता है ना साइज रहता है, फिक्स शेप और फिक्स साइज नहीं रहता है ना। क्यों नहीं रहता? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, जिस कंटेनर में गैस को रखे उस कंटेनर का आकार गैस ले लेता है। ठीक है, तो गैसेस के बारे में जनरल आपको सभी को पता है और आपने केमिस्ट्री में देखा भी है कि कोई भी गैस जब हम लोग कंसीडर करते हैं, मान के चलो ये कंटेनर के अंदर मैंने कोई तो भी एक गैस कंसीडर करा, हाइड्रोजन गैस बोलो या फिर कोई तो भी एक गैस। ठीक है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है दे आर इन रैंडम मोशन। हर मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम मोशन में रहता है ना कहीं फिक्स नहीं। वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो स्टेडी नहीं रहते, वो इधर उधर मूव होते रहते हैं। दे आर इन रैंडम मोशन है ना, दे आर इन रैंडम मोशन, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। बराबर है कि नहीं? तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलवेज इन मोशन, कुछ ना कुछ स्पीड के साथ। हर एक गैस का मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ स्पीड के साथ रैंडम डायरेक्शन में मूव होते रहता है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटीज और सर्टन स्पीड्स इन रैंडम डायरेक्शंस है ना। रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव होते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव हो रहे हैं, हर एक गैस का मॉलिक्यूल, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, देयर विल बी कोलिजन्स। बराबर है कि नहीं? ये कंटेनर के अंदर हमने जो गैस कंसीडर किए तो उसके बहुत ढेर सारे ये मॉलिक्यूल्स जैसे दिखाए हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम मोशन में रहते हैं। तो रैंडम मोशन में रहेंगे, सब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, है कि नहीं? तो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब देयर आर कोलिजन्स। बराबर है कि नहीं? है ना, ये इसके साथ कोलाइड होगा, थोड़ी देर के बाद इसके साथ हो सकता है, थोड़ी देर के बाद इधर, थोड़ी देर के बाद इधर। तो हर गैस मॉलिक्यूल्स मल्टीपल टाइम्स कोलिजन्स करता है। और क्यों ऐसे कोलिजन्स होते रहेंगे, क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे? क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहता है, किसी न किसी स्पीड के साथ कोई तो भी डायरेक्शन में मूव होते रहता है। तो कोई अकेला गैस मॉलिक्यूल थोड़ी है, गैस के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सभी इधर उधर मूव हो रहे, तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनको बोलते हैं कोलिजन्स। बराबर है? तो दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स, उसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। किसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल को पकड़ा मैंने, ये इधर उधर मूव रहा है, सभी मूव हो रहे हैं, लेकिन मान के चलो इसको पकड़ा मैंने, तो ये पहला कोलिजन हुआ इसका इसके साथ, फिर दूसरा हुआ इसके साथ, ठीक है ना। तो दो कोलिजन के बीच का जो इसने सफर तय किया, दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, उसको बोलेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ मतलब द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और क्यों कोलिजन्स होते रहेंगे? अभी बताया, क्योंकि हर एक गैस मॉलिक्यूल कैसे है? रैंडम मोशन में है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो मीन फ्री डिस्टेंस या फिर मीन फ्री पाथ
है ना। जो मीन फ्री पाथ को कैसे डिफाइन किया हमने, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, मान के चलो एक्स कोलिजन्स किया इस मॉलिक्यूल ने, है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स कोलिजन्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। मान के चलो उसने 10 कोलिजन करे और 10 कोलिजन करते समय उसने कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, 2 मीटर का या फिर 2 सेंटीमीटर का, सो 10/2 वो हो जाएगा एवरेज डिस्टेंस, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। मीन फ्री पाथ मतलब क्या चाहिए मुझको, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना, एवरेज डिस्टेंस चाहिए। तो इसलिए जितने भी कोलिजन्स हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, जितने भी कोलिजन्स उसने करा, ठीक है ना। मान के चलो 10 कोलिजन्स हुए इसके और 10 कोलिजन्स में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, है ना, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, इतना एवरेज डिस्टेंस कोलिजन के बीच में ट्रेवल हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ। और ये जो मीन फ्री पाथ है मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसका ये वाला फॉर्मूला है। बेसिकली इसको डिराइव हम लोग नहीं कर सकते, हमारे आउट ऑफ स्कोप है ये, लेकिन ये फॉर्मूला आप मीन फ्री पाथ का याद रखिए, है ना। 1/, और ये कैसे डिराइव होता है, यूजिंग हायर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आपको एक्सपेक्टेड है कि याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिए 1/√2 पाई, है ना, √2 सभी को पता है, पाई भी पता है, n मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान के चलो ये वाले कंटेनर में आपने गैस लिया कोई तो भी, ठीक है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1000, ठीक है ना, और ये वॉल्यूम है कुछ तो भी v, तो स्मॉल n होगा 1000/v। तो स्मॉल n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और d मतलब है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर। मॉलिक्यूल जनरली स्फेरिकल शेप में हम लोग कंसीडर करते हैं, तो मॉलिक्यूल का डायमीटर। तो क्या हो जाएगा मीन फ्री पाथ का ये वाला फॉर्मूला, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि एमसीक्यू में ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए 1/√2 पाई n/d², ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और d मतलब उस मॉलिक्यूल का डायमीटर, ठीक है। तो चलो अभी गैस से रिलेटेड कुछ स्पीड्स देख लेते हैं जो आपको डेरिवेशन के समय पता होनी चाहिए। देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये कोई तो भी कंटेनर में हमने गैस भर के रखा है, मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। और इतना भी आपको पता चल गया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा कुछ न कुछ स्पीड के साथ रैंडम डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल फर्स्ट है तो इसकी वेलोसिटी c1 के साथ इधर जा रहा होगा, ये c2 के साथ इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, रैंडम डायरेक्शन। और इनकी स्पीड भी अलग अलग रह सकती है, इसकी c4 है, इसकी c5 है, देखो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग रह सकती है ना, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग रह सकती है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, देखो रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो सभी मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले, ये जो कंटेनर के अंदर आपने गैस भरी है तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी की अगर एवरेज वेलोसिटी निकाले तो उसको बोलते हैं मीन वेलोसिटी। मीन मतलब क्या, एवरेज, मीन मतलब एवरेज। तो मीन वेलोसिटी किसको बोलेंगे, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस, है ना। मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मतलब किसको बोलेंगे, ये सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज कैसा निकालते हैं बताओ मुझको, है ना। एवरेज कैसा निकालते हैं, जितनी भी चीजें हैं सबको ऐड कर देना, डिवाइड बाय कितनी चीजें हैं। मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है और किसी के पास 30 रुपए है, तो हम तीनों के पास एवरेज कैसा निकालेंगे, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाई 3, बराबर है कि नहीं। वैसा ही एवरेज, है ना। इसकी स्पीड मान के चलो c1 है, इसकी वेलोसिटी c1 है, इसकी c2 है, इसकी c3 है, तो c1 + c2 + c3 अप टू cn, है ना। अज्यूम करो कि इस कंटेनर के अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
ठीक है ना। जो आपने कंटेनर के अंदर गैस भरी तो इसके अंदर मान के चलो कैपिटल N मॉलिक्यूल्स है, तो कितना हो जाए C1 C2 अप टू Cn और डिवाइडेड बाय कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या निकलेगा, ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, या फिर मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज द मीन वेलोसिटी, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों ने इनके वेलोसिटी का एवरेज लेने की बजाय उनके स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का एवरेज लिया, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो पहले की वेलोसिटी है C1, दूसरे मॉलिक्यूल की है C2, तीसरे की है C3, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ऐसा चलते चलते Cn स्क्वायर। तो इनका अगर मैंने एवरेज लिया तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो मीन मतलब क्या, एवरेज, ठीक है ना। इसको क्या बोले थे हमने, मीन वेलोसिटी, ठीक है ना। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसको क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे एवरेज किसका लिया, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का लिया। देखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मीन वेलोसिटी मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय n मतलब एवरेज वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब, है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर करके एवरेज लेंगे, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, है ना, अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और सबसे काम की जो आपको याद रखनी है ना, जो हमारे काम की है वो है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो आरएमएस मतलब आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, है ना, मतलब जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये वाली, मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर की वाले वेलोसिटी का एवरेज, मीन स्क्वायर, ठीक है ना। तो मीन स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, ये ऐसा निकाला था C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर मैं रूट लगा देता हूं तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और उसको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले रूट और रूट के अंदर मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है ना। तो हर वेलोसिटी का स्क्वायर करना, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये C1 मतलब क्या है, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, C2 मतलब क्या है, दूसरे की वेलोसिटी, तो सभी को स्क्वायर करना और उसका एवरेज लेना, तो ये हो जाएगा मीन स्क्वायर, और इसका रूट लिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। तो हमको पढ़ते समय ये वेलोसिटी काम की रहती, कोई भी न्यूमेरिकल बोलो या फिर कोई भी जनरल क्वेश्चन बोलो, अगर आपको स्पीड दी रहती है तो वो कौन सी स्पीड दी रहती या फिर कौन सी वेलोसिटी दी रहती है, आरएमएस, ठीक है ना। अभी देखो मैंने यहां पे लिखते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सी के सफिक्स में लिखा है आरएमएस, लेकिन आरएमएस वेलोसिटी को बिना कुछ सफिक्स के जनरल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जाके हम लोग सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जब हम लोग सी लिखेंगे, सिर्फ सी, इसका मतलब वो है सी आरएमएस, ठीक है। तो इसको बिना नीचे आरएमएस लिखे हुए भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ सी मतलब आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस, और कैसे निकलेगी, अंडर द रूट C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, है ना, सभी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और होल अंडर रूट, ठीक है। तो चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस यूनिट का, ठीक है ना। बेसिकली ये यूनिट में एक ही डेरिवेशन है आपको, जो अच्छे से अगर देखा जाए तो, है ना, और ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो किस चीज का डेरिवेशन निकालना है आपको, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब क्या होती है, जो गैस के इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, नॉर्मल जो अपने गैस लॉ के इक्वेशन है, सभी जो लॉ है ना, PV इक्वल टू nRT, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है ना। तो किस चीज का एक्सप्रेशन निकालना है मुझको, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर,
प्रेशर कब आएगा, है ना। देखो एक कोई तो भी कंटेनर है, ठीक है ना, जैसे ये क्यूबिकल कंटेनर दिखाया है, और इस कंटेनर के अंदर आपने गैस भरी है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है ना। ये कंटेनर है, हाँ, इसकी ऐसी साइड्स है, ऐसी साइड्स है, गैस बाहर नहीं आ सकती। तो इसके अंदर आपने क्या भर दिए, गैस भर दिए, ठीक है ना। किसी डिब्बे के अंदर आपने गैस भर दिए, उसी प्रकार से तो गैस भर दिए मतलब क्या हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, किधर तो भी जाते रहते हैं रैंडम मोशन में। तो अगर आप इस कंटेनर के अंदर गैस भर दोगे, मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स भर दोगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर के अंदर रैंडम मोशन में रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये जब इधर उधर रैंडम मोशन में रहेंगे, है ना, इधर उधर मूव होते रहेंगे, तो ये कंटेनर के वॉल्स के साथ, है ना, ये जो कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आपने भरा है उसके साइड वॉल्स के साथ वो टकराएंगे, है ना, इनके साथ कोलिजन्स होंगे, इनके ऊपर बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि वो कोलिजन्स की वजह से ये जो कंटेनर है उसके साइड्स पे, उसके, है ना, ये कंटेनर के वॉल्स के ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा। और फोर्स आया अंदर से, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये वाले कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर, है ना, ये जो कंटेनर की वॉल्स है उनके ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा। और वो कितना प्रेशर होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, कि जिस कंटेनर में आप गैस भरेंगे, है ना, सिंपल सा उदाहरण है, आप बलून लेते हो और फुलाते हो, ठीक है ना। तो बलून फूलते फूलते जाता है, क्यों फूलते जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आप गैस भर रहे, है ना, वो अंदर से क्या लगा रहा है, उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। बस वैसा ही है ना। अगर किसी कंटेनर के अंदर आप गैस भरोगे, इसका मतलब उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो किसके साथ टकराएंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगे। इसका मतलब कंटेनर के वॉल्स के ऊपर फोर्स आएगा, वो कोलिजन्स की वजह से, है ना, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स उनके साथ टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे, है ना। कंटेनर के बाहर तो नहीं निकल सकते ना वो, इसलिए वो इनके कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं। तो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर फोर्स आ रहा, और फोर्स आ रहा है मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ये वाला वॉल हो गया तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा फोर्स पर यूनिट इसका एरिया, है ना। तो इसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा, फोर्स पर यूनिट ये वाला एरिया। तो इसीलिए कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, जिस कंटेनर में आपने गैस भरे उसके ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। तो उसका फॉर्मूला हमको बेसिकली यहां पे निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अज्यूम कर लेते कि हमारा जो कंटेनर है ना, हमको डेरिवेशन करने में आसानी हो, इसलिए हम कंटेनर परफेक्टली क्यूब अज्यूम कर लेते। परफेक्ट क्यूब है, देखो क्यूब मतलब जिसकी सभी साइड सेम, तो कितनी साइड लेंगे, सभी आर ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो ये भी साइड आर, ये भी साइड आर, ये भी साइड आर, तो हर एक जो कंटेनर का फेस रहेगा उसका एरिया रहेगा आर स्क्वेयर, है ना। इसका भी एरिया कितना रहेगा, आर स्क्वेयर, और इसका भी एरिया कितना रहेगा, आर स्क्वेयर। मतलब इस कंटेनर के सभी फेसेस का एरिया रहेगा आर स्क्वेयर। और वॉल्यूम कितना रहेगा रे, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब मतलब आर क्यूब, बराबर। तो अज्यूम कर लेते क्यूबिकल कंटेनर जिसकी साइड है आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अज्यूम ये भी कर लेते कि इसके अंदर जो आपने गैस भरा है ना, तो टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर आपने भरे हैं वो है कैपिटल एन। अज्यूम कर लेते, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर के अंदर, कैपिटल एन गैस मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन गैस मॉलिक्यूल्स अज्यूम कर लेते, ठीक है ना। कैपिटल एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10,000 20,000 व्हाटएवर। और ये भी अज्यूम कर लेते कि हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है, मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल, है ना, हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो है, लेटस से अज्यूम कर लेते स्मॉल m, ठीक है ना। कितने हैं कंटेनर के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स, अज्यूम किया हमने कैपिटल N, और हर एक मॉलिक्यूल का मास अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल m।
तो चलो बताओ तो मुझको, ये जो टोटल गैस इस कंटेनर के अंदर आपने भरी है, ठीक है ना, उसका टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ द गैस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, है ना। स्मॉल एम मतलब हर एक मॉलिक्यूल का मास, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है अंदर, और कैपिटल एम मतलब पूरा वो जो कंटेनर के अंदर गैस भरे हमने, पूरे गैस का टोटल मास, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कैपिटल एम से। तो कैसा निकालेंगे टोटल मास ऑफ गैस, है ना, सिंपल सी है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स अज्यूम किए आपने? n मॉलिक्यूल्स, और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना अज्यूम किए? स्मॉल m। तो कैपिटल M क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू n। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। तो मास ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर विल बी स्मॉल m इंटू n। स्मॉल m मतलब हर एक मॉलिक्यूल का मास, है ना, जितने भी मास है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सभी का मास हम लोग सेम कंसीडर कर लेते हैं, है ना, आइडियल गैस है तो सभी का जो मास, एवरी मॉलिक्यूल का जो मास है वो है स्मॉल m, और ऐसे कंटेनर के अंदर कितने अज्यूम किए हमने मॉलिक्यूल्स? कैपिटल M, ठीक है ना। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो इसका मास हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M, है ना, ये इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से, ठीक है। और ये गैस का जो वॉल्यूम है, अभी जो बताया कितना है वॉल्यूम, क्यूबिकल कंटेनर है ना, जिस कंटेनर के अंदर गैस रहती है वही उसका वॉल्यूम रहता है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं? आर क्यूब, है ना। तो अगर मुझको ये वाली गैस की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी, तो कैसे निकाल पाऊंगा? देखो डेरिवेशन अभी तक चालू नहीं किया मैंने, है ना, जस्ट जो जो चीजें हमको अज्यूम करनी है वो चीजें हम लोग बस देख रहे हैं। तो ये वाली जो गैस आपने क्यूबिकल कंटेनर के अंदर भरे है, उसकी डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या है? फॉर्मूला डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना मास है टोटल? कैपिटल M, और कितना वॉल्यूम है गैस का? कैपिटल V, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू क्या है? स्मॉल m इंटू n, और वॉल्यूम कितना है? दैट इज आर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकल सकती है? ये ऐसी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज आर क्यूब, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अज्यूम कर लेते, ठीक है। देखो अभी इतना तो आपको समझ गया कि हमको ये जो कंटेनर के वॉल्स है, कंटेनर के जो फेसेस है, उनके ऊपर अंदर से प्रेशर आ रहा है, बराबर है कि नहीं? क्यों आ रहा है प्रेशर? क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये इनके साथ टकरा रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स, ठीक है ना। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में है, ठीक है ना, तो वो मोशन में है मतलब इधर उधर जाते रहते, तो ये इनके वॉल्स के साथ टकराते हैं, तो कोलिजन्स की वजह से इनके ऊपर ये वाले कंटेनर के फेसेस के ऊपर फोर्स आता है, और इसी की वजह से प्रेशर आता है। तो प्रेशर हम लोग निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये जो भी वॉल्स है, ये जो भी सरफेसेस है, उनका एरिया आप आराम से लिख सकते हो, और फोर्स, कितना फोर्स आ रहा है वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमको, ठीक है ना। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये रैंडम मोशन में होने के कारण ये फेसेस के ऊपर क्या हो रहे? ये फेसेस के ऊपर जाके टकरा रहे हैं, कंटेनर के वॉल के ऊपर जाके टकरा रहे, ठीक है ना, मतलब कोलिजन्स हो रहे। तो ये जो फोर्स आ रहा है, फोर्स, ये वाले कंटेनर के साइड्स के ऊपर फोर्स जो आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द फेस, कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, वॉल ऑफ कंटेनर बोलो या फिर फेसेस ऑफ द कंटेनर बोलो, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। समझ में आ गया, है ना। कंटेनर के वॉल, कंटेनर के साइड्स के ऊपर, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, है ना, ये कंटेनर की वॉल होगी, है ना, कंटेनर का सरफेस मतलब कंटेनर की वॉल, तो उसके ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स आ रहा है ना। क्यों फोर्स आ रहा है? क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल उसको जाके टकरा रहे हैं, कोलिजन्स की वजह से फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला ना हम लोग न्यूटन के फॉर्मूले से निकालेंगे। जब हम लोग ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला, आपने 10th में एक न्यूटन का लॉ देखे हैं,
फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या देखे हैं 10th में, एक देखे होंगे आपने, देखो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों 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 यही फॉर्मूला क्यों सिलेक्ट करेंगे बताओ तो, है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एकदम सिंपल सी बात है। क्यों फोर्स आ रहा है ये कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, क्यों फोर्स आ रहा है? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। और कोलिजन्स में हम लोग कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? कोलिजन्स में हम लोग मोमेंटम से रिलेटेड लॉ यूज कर सकते है ना। इलास्टिक कोलिजन अगर है, परफेक्ट कोलिजन, तो क्या ट्रांसफर होता है? मोमेंटम। मतलब मोमेंटम को यूज करके मुझको फोर्स निकालते आना चाहिए। तो वैसा हमारे पास है लॉ न्यूटन का, है ना। तो फोर्स निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डेरिवेशन करने से पहले की तैयारी, है ना। है तैयारी बराबर? ठीक है, तो अभी शुरुआत करें डेरिवेशन को। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो, इस कंटेनर के अंदर काफी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर, लाइक दिस। कितने टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें हमने कंटेनर के अंदर? कैपिटल N। और अभी हमको यह भी पता है कि एवरी गैस मॉलिक्यूल इज इन रैंडम मोशन, इट इज मूविंग विथ वेरियस स्पीड इन वेरियस डायरेक्शंस, बराबर है कि नहीं। वो हर एक मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ स्पीड के साथ इधर उधर मूव होते रहता है, बराबर है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है रैंडम डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव होते रहेंगे, लाइक दिस, बराबर है कि नहीं। बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है वो ब्राउनियन मूवमेंट जिसको बोलते। तो देखो, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल आप कंसीडर करते हो तो इसकी वेलोसिटी कुछ मान के चलो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। मान के चलो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, ये इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स निकालेंगे, वेक्टर के जैसे कंपोनेंट्स रहते है ना। इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x, इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y, है ना, और इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग z। जैसे वेक्टर को आप अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, है ना, तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल की स्पीड है जो कुछ भी डायरेक्शन में हो सकती है, उसके स्पीड के हम लोग 3 कंपोनेंट्स बोलेंगे। कौन से 3 कंपोनेंट्स? ऑफ कोर्स 3 एक्सिस है हमारे पास, x, y और z। तो x कंपोनेंट जो है इसके वेलोसिटी का, मतलब इसकी वेलोसिटी x के डायरेक्शन में, उसको डिनोट कर लेता हूं मैं u से, ठीक है। y की डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, उसको बोल देता हूं मैं v। और z कंपोनेंट है ना, u v w, ठीक है। तो जैसे आप वेक्टर के कंपोनेंट्स करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, वही सेम चीज है, मैंने इसके वेलोसिटी के 3 एक्सिस के अलोंग 3 कंपोनेंट बनाए, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी को डिकम्पोज किया। और अभी डेरिवेशन करते समय क्या करूंगा ना मैं, पहले डेरिवेशन करते समय सिर्फ ये x के अलोंग की स्पीड, है ना, मतलब उसकी सिर्फ u, है ना, x कंपोनेंट ऑफ स्पीड, ये कंसीडर करके पहले प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। फिर y के अलोंग की स्पीड कंसीडर करके प्रेशर निकालेंगे, ठीक है ना। x डायरेक्शन की, x के अलोंग की स्पीड कंसीडर करके जो प्रेशर निकलेगा, मान के चलो वो हो जाएगा px। y के अलोंग की स्पीड कंसीडर करके जो प्रेशर निकलेगा, मान के चलो वो हो जाएगा py। और z के अलोंग की स्पीड कंसीडर करके जो प्रेशर निकलेगा, उसे बोलेंगे हम लोग pz, ठीक है। क्यों ऐसे 3 इसमें कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो ना, वो जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम डायरेक्शन में है, तो कैसे कैसे डिराइव करेंगे हम लोग? हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए रहता है ना। तो इसलिए उस वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट में हमने उसको डिकम्पोज कर दिए, है ना। 3 उसके जैसे वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट डिकम्पोज करते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेशन में हम लोग सिर्फ उसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, मतलब सिर्फ x के डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो उस x के डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको px बोल सकते हैं।
सिमिलरली पी वाई, सिमिलरली पी जेड। और लास्ट के स्टेप में, डेरिवेशन के लास्ट के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज कर देंगे, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज ऑफ द गैस। बराबर है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया, ये सिंगल मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी मान के चलो c1 है, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स, मतलब x के अलोंग की स्पीड हो जाएगी u1, ठीक है। x कंपोनेंट को u बोल लेते, y कंपोनेंट को v1 और z कंपोनेंट को w1। 1 1 क्यों, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर करो पहले, फिर एक मॉलिक्यूल के ऊपर से n मॉलिक्यूल का निकालेंगे, ठीक है ना। पहले ये देखते हैं कि ये सिंगल मॉलिक्यूल कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो कंसीडर द सिंगल मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी है c1, मतलब जिसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स u1 v1 w1। u1 मतलब x कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, v1 मतलब y कंपोनेंट और w1 मतलब z कंपोनेंट, ठीक है। तो शुरुआत में सिर्फ x के डायरेक्शन का प्रेशर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करो ये मॉलिक्यूल और सिर्फ उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो क्या है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट इज u1, ठीक है। x के डायरेक्शन, x कंपोनेंट को u बोला हमने, y को v और z को w। तो कंसीडर ओनली x कंपोनेंट का प्रेशर, है ना। अज्यूम करते हैं कि ये वाले फेस पे, ये है ना, ये जो फेस है, इस वाले फेस पे इस मॉलिक्यूल की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है वो पहले निकालते हैं सिंगल मॉलिक्यूल से। पहले सिंगल कंसीडर करो, है ना, मल्टीप्लाई बाय n बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, ये वाले फेस पे, है ना, कंटेनर के ये वाले फेस पे ये वाले मॉलिक्यूल की वजह से कितना प्रेशर आता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा पहला मॉलिक्यूल और इसकी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये है u1, ठीक है। मैं सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंसीडर कर रहा, है ना। ये जो मॉलिक्यूल है वो तो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन उसके वेलोसिटी को हमने 3 कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ हम लोग x कंपोनेंट के बारे में, मतलब ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाली, वो सिर्फ कंसीडर करो, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूल, ये है इसकी x डायरेक्शन की स्पीड, है ना। और हर एक मॉलिक्यूल का मास हमने अज्यूम किया था स्मॉल m, किया था अज्यूम हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, है ना। ये वाले वॉल्स को, ये वाले फेस को टकराने से पहले देखो क्या करेगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये वेलोसिटी u1 के साथ मूव हो रहा है x के डायरेक्शन में और जाके इसको टकराने वाला है, कोलिजन करने वाला है। लेकिन कोलिजन करने से पहले कितना मोमेंटम है इसका, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो कितना मोमेंटम है mu1। तो कोलिजन करने से पहले कितना मोमेंटम है mu1। उसके बाद ये जो है ना बिफोर कोलिजन, चलो यहां पे लिख लेता मैं, बिफोर कोलिजन कितना है मोमेंटम m इंटू u1, ठीक है। अभी देखो ये जाके 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 ये यहां पे टकराया, मतलब यहां पे इसके साथ कोलिजन हुआ और जैसे ही कोलिजन होगा ये सीधा बाउंस बैक रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ x के डायरेक्शन का मोशन देख रहे हैं। तो कोई चीज ऐसे अगर जाएगी और इलास्टिक कोलिजन है तो सीधा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोलिजन के बाद, है ना, ये देखो ये है कोलिजन के बाद, मास नहीं बदलेगा, मास बदलेगा क्या कोलिजन के बाद, नहीं बदलेगा मास, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट हो रही है। तो इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हम लोग तो इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी -u1, इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी के साथ वो वापस आएगा। क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस, इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या हो गया, टकराने के बाद इक्वल अपोजिट वेलोसिटी के बाद वापस आ गए।
तो आफ्टर द कोलिजन है ना, इसका मोमेंटम अब कितना है बताओ। आफ्टर द कोलिजन फिर से मोमेंटम का सेम फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कितनी है -u1, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा -mu1। तो mu1 है कोलिजन के पहले, है ना मोमेंटम, और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये वाले मॉलिक्यूल का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कितना है -mu। ये है पहले का मोमेंटम, ये है बाद का मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसा निकाल सकते हैं बताओ मुझको। चेंज इन मोमेंटम, ये मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। और ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया कि मुझको जो फोर्स निकालना है ना, वो न्यूटन के लॉ से निकालना है। क्या है वो न्यूटन का लॉ जिसके ऊपर से फोर्स निकालने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसलिए देखो मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल मोमेंटम कितना है कोलिजन के बाद का, -mu1 माइनस, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो -mu1 कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स mu1। तो ये वाला जो सिंगल मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर रहे हैं, उसमें कितना होगा मोमेंटम में चेंज कोलिजन की वजह से, -2 टाइम्स mu1। सही है कि नहीं है बताओ, यहां तक क्लियर, वेरी वेरी क्लियर है ना। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड रिवर्स हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल इसको जाके टकराया और वापस आया, है ना, तो इसका मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, -2 टाइम्स mu। अरे लेकिन 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 है ना, ये इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट गैस है, ये इलास्टिक कोलिजन है ना। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है, ठीक है ना। ये वाला मॉलिक्यूल किसके साथ जाके टकराया, ये वाले कंटेनर के वॉल के साथ। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ मॉलिक्यूल में, है ना, ये मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जितना भी चेंज हुआ, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जितना चेंज मोमेंटम में इसके मोमेंटम में हुआ, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम किसको मिलेगा, जिसके साथ वो टकराया, दूसरे बॉडी को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बॉडी मतलब कौन है यहां पे, ये वाले कंटेनर का ये वाला वॉल, ये वाले कंटेनर का ये वाला फेस, इसके साथ टकराया था ना वो। तो ये वाले फेस को कितना मोमेंटम मिलेगा, वो वाले कोलिजन की वजह से इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। देखो ये वाले वॉल को कौन टकराया था, मॉलिक्यूल टकराया था ये वाला, ठीक है ना, और टकरा के ऐसे वापस आ गया। तो ये वाले मॉलिक्यूल में कितना हुआ मोमेंटम में चेंज, -2 टाइम्स mu1। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम किसको मिलेगा, ये वाले वॉल को मिलेगा, ठीक है ना, ये वाले फेस को मिलेगा, ठीक है ना, कंटेनर के ये वाले फेस को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट मतलब ये -2 mu है, तो इसको कितना मोमेंटम मिलेगा, +2 mu1। सही है कि नहीं है। तो ये वाला जो कंटेनर का फेस है ना, उसको कितना मोमेंटम मिलेगा एक मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से, +2 टाइम्स mu1। क्यों प्लस आया समझा, इक्वल एंड अपोजिट। और ये 2 टाइम्स mu1 क्यों आया समझा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का उतना चेंज हुआ था, ठीक है। तो ये जो फेस है कंटेनर की, ये जो वॉल है, फेस बोलो या फिर वॉल बोलो, तो एक मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से, सिंगल मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से कितना मोमेंटम मिलता है इस वॉल को, +2 टाइम्स mu1। मतलब इसके मोमेंटम में कितने से चेंज होता है ना, एक्स्ट्रा मोमेंटम मिला मतलब चेंज हुआ। पहले था क्या इसके पास कुछ भी मोमेंटम नहीं था, है ना, इसके ऊपर आके एक मॉलिक्यूल टकराया तो फिर उसको मोमेंटम मिला, मतलब गेन इन मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। तो कितना हुआ इसके मोमेंटम में चेंज, +2 टाइम्स mu1, बराबर है कि नहीं। और ये वाले फेस को इतना जो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है ना,
वो कितने टाइम में चेंज हुआ वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझको क्या चाहिए है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसके फेस का चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया आपने, है ना, लेकिन ये कितने टाइम में हुआ वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन दैट टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है कि नहीं। तो कितने टाइम में हुआ वो भी देख लेते। चलो ये भी सिंपल है एकदम। मान के चलो ये मॉलिक्यूल जो इसके साथ टकराया था, है ना, पहला कोलिजन हुआ उसका, फिर कोलिजन होने के बाद ये वापस जाएगा, तो इसी मॉलिक्यूल को फिर से वापस इसी फेस पे कोलिजन करना है, सेकंड वाला सक्सेसिव, है ना। एक बार कोलिजन हो गया, फिर ये वापस जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसी मॉलिक्यूल को वापस अगर इसी फेस के साथ टकराना है, तो ये वाले मॉलिक्यूल को पहले इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, इधर इधर, फिर ये वाले फेस के साथ टकराना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। फिर यहां से टकरा के ये वापस आएगा लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और फिर जाके इसके साथ फिर से दूसरा कोलिजन कर सकता है ना। तो पहले कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये आर, और यहां से यहां तक फिर से आर, आर मतलब ये वाले कंटेनर की साइड, है ना, क्यूब की साइड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, 2r डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। अगर ये वाले मॉलिक्यूल को एक कोलिजन किया इसने, है ना, और दूसरा कोलिजन करने के लिए इसी फेस के साथ दूसरा कोलिजन करने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, r प्लस आर मतलब 2r, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला याद करो, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल, 2r डिस्टेंस, और इस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है ना, फिलहाल हम लोग एक्स कंपोनेंट की स्पीड ले रहे, तो कितनी स्पीड है उसकी, u1। तो इतना टाइम लगेगा दोबारा कोलिजन करने में, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए कितना टाइम लगता है उसको, 2r/u, ठीक है ना। तो इतने टाइम में ये वाले फेस को इतना मोमेंटम मिलता है, समझ में आ गया लॉजिक। तो ये वाले फेस को कितना मोमेंटम में चेंज होता है, +2 टाइम्स mu1, लेकिन इतना चेंज होने के लिए कितना टाइम जाना पड़ेगा, 2 टाइम्स r/u1। कैसे कैसे निकाला टाइम, समझ में आ गया क्या, बराबर ना, जाहिर सी बात है। देखो देखो, सबसे पहले तो ये वाले फेस में, ये वाले फेस को कितना मोमेंटम में चेंज हुआ ये निकाले आपने, लेकिन ये मोमेंटम में चेंज कब होगा, कब होगा इसके मोमेंटम में चेंज, जब मॉलिक्यूल आके टकराएगा, बराबर है कि नहीं। और मॉलिक्यूल आके अगर टकराना है तो कोलिजन जो करना है, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इसके दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो इतना है, मतलब ये वाले फेस का मोमेंटम इतने से बदल सकता है, कितने टाइम में, इतने टाइम में, ठीक है। तो कितना हो रहा है इस ये वाले फेस का मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, +2 mu1, और कितने टाइम में, 2 टाइम्स r/u1, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया आपको, और कितने टाइम में हुआ ये भी मिल गया। तो चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, कोई भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना, मतलब कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, बराबर है कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट पे चेंज हुआ अपॉन टाइम, बराबर। तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, +2 mu1, और कितने टाइम में हुआ, 2 टाइम्स r/u1। यहां पे कोई भी चीज आप रट्टा मार के याद नहीं रख सकते, लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये u1 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा mu1 स्क्वायर बाय r। तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा mu1 स्क्वायर r, बराबर है। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर इस फेस के साथ कोलिजन करता है तो ये वाले फेस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है mu1 स्क्वायर बाय r। लेकिन मैंने डेरिवेशन के शुरुआत में ही बताया आपको
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स। बराबर है कि नहीं? न्यूटन का लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स। मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से ये वाले फेस के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है? ये इतना फोर्स आ रहा है, mu1² r। समझ में आ रही है ये चीज? बराबर है। कितना फोर्स आ रहा है सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से? x के डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है? mu1²r। फोर्स मिल गया तो प्रेशर निकालो। प्रेशर का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, प्रेशर इज, है ना? तो ये वाला, फिलहाल हम लोग ये वाला ही फेस कंसीडर कर रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन वाला, क्योंकि हम लोग एक्स के डायरेक्शन की स्पीड देख रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स तो आपका निकाला हुआ ही है, mu1²r अपॉन एरिया, ये वाले साइड का एरिया, है ना? ये जो कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर लिया हमने, तो इस क्यूब के कंटेनर का ये वाले फेस का एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया है ना, शुरुआत में ही बताया आपको, है ना? इसकी साइड जो है, क्यूब की साइड जो है ना, क्यूब का ये जो फेस है, तो क्या हो जाएगा? एरिया r², है कि नहीं? क्यूब मतलब लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, r तो r इंटू आर कितना हो जाएगा इसका एरिया? r² हो जाएगा, r²। तो ये r को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा mu1²/r³। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से, सिंगल, है ना, ये वाले सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से कितना प्रेशर आया? mu1²/r³। बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया करे तो सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से इतना प्रेशर आया, सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, अभी r³ क्या है? r³ मतलब शुरुआत में ही बताया मैंने, हमने कंटेनर क्यूब लिया है जिसकी साइड है r, है ना, जिसकी साइड है r, तो r साइड का क्यूब मतलब उस क्यूब का वॉल्यूम, मतलब r³ मतलब क्या हो जाएगा? गैस का वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? तो कितना प्रेशर आएगा सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से ये वाले फेस के ऊपर? mu1²/v। बराबर है, तो ये जो सिंगल मॉलिक्यूल था, बराबर है ना, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल था उसकी वजह से x के डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग उसका x कंपोनेंट ही कंसीडर कर रहे हैं, इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल के x कंपोनेंट की वजह से कितना प्रेशर आया? mu1²/v। m मतलब वो वाले मॉलिक्यूल का मास, u1 मतलब x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और उसका स्क्वायर, और v मतलब गैस का वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली ये सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करा था आपने, लेकिन आपके कंटेनर के अंदर क्या एक ही मॉलिक्यूल है क्या? टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स है। तो दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा? ये पहले मॉलिक्यूल की वजह से हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से mu2²/v, तीसरे की वजह से mu3²/v, है ना? सभी का मास सेम ही रहेगा मॉलिक्यूल्स का, और वॉल्यूम भी सभी के लिए सेम ही है गैस का। ठीक है ना, लेकिन सभी की स्पीड अलग अलग रह सकती है, तो सभी के x कंपोनेंट की स्पीड अलग अलग रह सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइक दिस, कितना, कहां तक? n तक आएगा। ठीक है ना, तो इतना होगा टोटल प्रेशर कौन से डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में। बराबर है कि नहीं? सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से ये इतना प्रेशर होगा x डायरेक्शन में। पहले हमने सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से निकाले, लेकिन आपके कंटेनर में तो n मॉलिक्यूल्स है, तो सभी मॉलिक्यूल का प्रेशर ऐड करो। ठीक है, तो इतना प्रेशर होगा x के डायरेक्शन में। क्यों x के डायरेक्शन में? क्योंकि हम लोगों ने मॉलिक्यूल की सिर्फ x कंपोनेंट वाली स्पीड ली है, u लिया है, u, है ना? उसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट किए थे हमने, x वाले को बोले थे u, इसलिए x का प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे m/v कॉमन निकाल लो, m/v कॉमन निकाल लो, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, u1² प्लस u2² प्लस u3², ठीक है ना, अप टू un²। u1² मतलब
पहले मॉलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट के स्पीड का स्क्वायर, ये दूसरे मॉलिक्यूल की एक्स कंपोनेंट की स्पीड है ना, ये तीसरे की। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखने की वजह समेशन में लिख लेते, समेशन में लिख लेते है ना। कितने मॉलिक्यूल्स है अपने पास, कैपिटल एन, तो समेशन ऑफ 1 to n, और ये u1 u2 u2 है ना, तो इसको लिख देते ui स्क्वेयर। ठीक है ना, मतलब ये i कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, 1 से लेके n तक, u1 स्क्वेयर u2 स्क्वेयर u3 स्क्वेयर लाइक दिस। तो समझ में आ गया, प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल की वजह से, अभी सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, अभी आगे पूरी गैस आ गई अभी। ठीक है, सिमिलरली ये एक बार आपने लिख लिए, तो सिमिलरली आप y के डायरेक्शन का प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं और z के डायरेक्शन का प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ऐसा मतलब कैसा, ठीक है, m/v तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है ना, जब आप y के डायरेक्शन का प्रेशर लिखोगे तो कौन से कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के स्पीड का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट को क्या नाम दिए हमने, v, तो ui स्क्वेयर की जगह v स्क्वेयर। ठीक है ना, फिर से सभी मॉलिक्यूल्स मतलब वो समेशन ऑफ 1 to n। और जब z के डायरेक्शन का प्रेशर निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, अभी डेरिवेशन में वो चीज लिखना नहीं है ना, एक x निकाल के दिखाना, सिमिलरली y और z ऐसा। ठीक है, तो z के डायरेक्शन का सिमिलरली कैसे आएगा, wi स्क्वेयर, क्योंकि w क्या है, उसके वेलोसिटी का z कंपोनेंट। ठीक है, तो x डायरेक्शन का प्रेशर इतना है, y का प्रेशर इतना है, z का प्रेशर इतना है, मिल गया। ठीक है, तो पहले ही बताया था मैंने, x के डायरेक्शन का प्रेशर मिल गया, y के डायरेक्शन का मिल गया, z के डायरेक्शन का मिल गया, तो एवरेज प्रेशर ये वाले कंटेनर के अंदर जितनी भी गैस है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनकी वजह से का x के डायरेक्शन का प्रेशर मिल गया, y के डायरेक्शन का मिल गया, z के डायरेक्शन का मिल गया। तो एवरेज प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, बोला था आपको, px py pz by 3। तो करो px py pz by 3, ये है px, ये है py, ये है pz। ठीक है, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, डिवाइड बाय 3 मतलब है ना, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो स्मॉल m/v सभी में से कॉमन आएगा ना रे, स्मॉल m/v कॉमन आएगा, और ये 1/3 है ना, इसको 1/3 px py pz ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये 1/3 और ये स्मॉल m/v, तो ये बना जाएगा m/3v बन जाएगा, और ये तीनों का एडिशन। ठीक है, समेशन ऑफ 1 to n u स्क्वेयर v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर, है ना। ये नीचे आई क्यों लिखा है, क्योंकि हमने समेशन यूज किया है इसलिए। ठीक है ना, समेशन का यूज पता है आपको, है ना, उतना लंबा लिखने की वजह हम लोग समेशन में डाल देते 1 to n। ठीक है, तो इसलिए ये u1 स्क्वेयर u2 स्क्वेयर u3 स्क्वेयर अप टू n, ये है v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर v3 स्क्वेयर अप टू n। तो ऐसा बार बार ना लिखते हुए यहाँ पे आई लिख देते। ठीक है, तो अभी ये चीज ध्यान से देखो, u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर, u क्या था, v क्या था, w क्या था, ये जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो वेलोसिटी थी रैंडम डायरेक्शन में, उसके वेलोसिटी के ये 3 कंपोनेंट्स थे। कौन से 3 कंपोनेंट्स थे, x कंपोनेंट को u नाम दिया था, y कंपोनेंट को v और z कंपोनेंट को w नाम दिया था, बराबर। तो ये 3 कंपोनेंट्स थे इसके वेलोसिटी के। अभी क्या हो रहा है, उन तीनों कंपोनेंट्स को आप फिर से ऐड कर रहे हो, है ना, वो तीनों जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है इनको आप फिर से ऐड कर रहे हो। इसका मतलब ये कि ये जो है u स्क्वेयर v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर, ये मतलब उसकी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। ये आई का मतलब समझ गया ना, क्योंकि हम लोग समेशन यूज कर रहे हैं। तो जैसे पहला मॉलिक्यूल हो गया जिसकी थी C1, ठीक है, तो u1 v1 और w1। ठीक है, तो C1 स्क्वेयर मतलब u1 स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर प्लस w1 स्क्वेयर। सिमिलरली C2 स्क्वेयर मतलब u2 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर w2 स्क्वेयर। ठीक है ना, क्योंकि एकदम सिंपल सा लॉजिक है, पहले आपने उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स निकाले और अभी तीनों कंपोनेंट फिर से ऐड हो रहे,
तो तीनों कंपोनेंट फिर से ऐड हो रहे तो वही सेम वेक्टर मिलेगा। सेम वेक्टर मतलब उसकी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या आएगा CI स्क्वेयर बराबर है। तो ये बनेगा प्रेशर का फॉर्मूला एज लाइक दिस m/3v। m मतलब हर एक मॉलिक्यूल का मास, v मतलब टोटल गैस का वॉल्यूम, समेशन ऑफ 1 to n। क्यों समेशन ऑफ 1 to n? क्योंकि हमने कितने कंसीडर किए मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स। CI स्क्वेयर, C स्क्वेयर, C मतलब क्या, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है ना। ये क्या आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2, ये अगर समेशन लिखते हो तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर लाइक दिस। तो C1 C2 C3 क्या है, वेलोसिटीज ऑफ ईच मॉलिक्यूल, बराबर है कि नहीं, जो रैंडम डायरेक्शन में है इधर उधर। ठीक है, तो ये क्या है C स्क्वेयर मतलब वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बार बार बताते रहता हूं कि हमको जब गैसेस की स्टडी करनी होती है या फिर कोई भी फिजिक्स में जब हम लोगों को वेलोसिटीज चाहिए रहती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, तो हमको चाहिए रहती है आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी हमारे काम की है। तो ये जो वेलोसिटी है C स्क्वेयर, ये तो उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वेलोसिटी हो गई C1 C2 C3 लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये हमको एक्चुअल वेलोसिटीज नहीं चाहिए रहती, हमको हर एक फॉर्मूला आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए रहता। तो क्या है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, है कि नहीं है ऐसा, है ना, शुरुआत में ही बताया मैंने। गैस की आरएमएस, गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, अंडर द रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर अपॉन n, है कि नहीं, रूट मीन स्क्वायर बराबर है। मीन स्क्वायर मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा मीन स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। देखा था ऐसा फॉर्मूला हमने, बराबर है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं CRMS स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे, डिवाइड बाय n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, n को इधर लेके आ जाओ, तो n CRMS स्क्वायर इक्वल टू फिर से C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। ठीक है, तो ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर, इसको समेशन के फॉर्म में डाल दो, I इक्वल टू 1 to n CI स्क्वायर, यस और नो। तो ये जो है समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n C स्क्वेयर, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, n टाइम्स CRMS स्क्वेयर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है कि नहीं, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इसको आप लोग RMS के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसी एडजस्टमेंट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जनरल कन्वेंशन से हमको गैस की आरएमएस वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये जो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर है या फिर ये जो समेशन है ये आ जाएगा ऐसे। तो चलो पुट करो, है ना, तो इसकी जगह पे पुट करो n टाइम्स CRMS स्क्वायर, अभी जैसा बताया था देखो, n टाइम्स CRMS का स्क्वायर। और एक चीज, ये जो CRMS बार बार बोल रहा हूं ना मैं, CRMS, तो ये RMS भी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट RMS वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट करते, ठीक है ना। आगे जाके हमारे डेरिवेशन में जो भी आएंगे तो यहाँ पे RMS ऐसा नहीं लिखते हम लोग जनरली, है ना, सीधा C लिखेंगे। तो C मतलब RMS ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा m/3v और ये वाला हो गया n टाइम्स CRMS स्क्वेयर। ओके, तो m इंटू n क्या है वो भी सिंप्लीफाई कर लो। m मतलब हर एक मॉलिक्यूल का मास और n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये वाला जो कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर टोटल आपने कितने मॉलिक्यूल्स भरे थे, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स भरे थे और हर एक का मास कितना था, स्मॉल m। तो टोटल कितना हो जाएगा, है कि नहीं, स्मॉल m इंटू n, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, बराबर है। तो प्रेशर जो आ जाएगा गैस की वजह से, है ना, ये जो कंटेनर के अंदर गैस भरे थे उसकी वजह से इस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, 1/3 m/v। अरे फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है,
एम मतलब क्या है, वो वाले गैस का मास, और वी मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला, 1/3 रो मतलब डेंसिटी इंटू CRMS स्क्वेयर। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर के अंदर जब आप गैस भरते हो, ठीक है, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से ये वाले कंटेनर के वॉल्स के ऊपर फोर्स आता है, और उसकी वजह से ये कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस, 1/3 रो सी स्क्वेयर या फिर CRMS स्क्वेयर, या RMS बार बार लिखे नहीं तो भी चलेगा, सी मतलब RMS स्क्वेयर। ठीक है, तो ये पेजेस पे ध्यान से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।